इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 लेकर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप लोगों ने कार्बन का नाम सुना होगा। कार्बन क्या है? तो हमारे पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है और उस कार्बन का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है वो भी कार्बन का बना हुआ है। तो इस चैप्टर में हमें कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों के बारे में पढ़ना है कि कार्बन का अपना प्रॉपर्टी क्या है और अगर वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो बेसिकली कार्बन प्रेजेंट कहाँ है? तो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। कार्बन हमारे अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है और कार्बन मिनरल्स में भी प्रेजेंट है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। और कार्बन लिविंग थिंग्स का भी एक पार्ट है, मतलब कि जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो सारे कार्बन के ही मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का जो मास होता है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं 12 वाला। अब कार्बन को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब कि उसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो होगा 6, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो भी होगा 6। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट जो कि था कौन सा? K सेल, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट जो कि था L सेल, उसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिवाइड हो गए। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अब उसको स्टेबल होने के लिए उसके पास 2 उपाय है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले करके आएगा या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करेगा। अगर कार्बन कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले करके आता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन लाइनें होंगे उसको 4। अब उस सिचुएशन में उसके पास प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 + 4 जो कि वो लेके आया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं सकता है, मतलब कि कार्बन स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन, अगर वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कर देता, मतलब कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो भी वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन वैसे सिचुएशन में उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाने के लिए, मतलब कि कार्बन के ऑर्बिट से उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन करेगा क्या? तो हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो सपोज एक कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, मतलब कि या तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले करके आएगा या फिर इन चारों को हटाएगा। अब एक दूसरा कार्बन होगा, वो भी क्या होगा? तो इसी सिचुएशन में होगा, मतलब उस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को हटाएगा। अब दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है, ना तो वो हटा सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को ला सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन ले करके और अपना एक कंप्लीट कर लेगा। तो इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये कार्बन क्या करेगा? तो ये भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया। अब इस कार्बन के पास भी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के पास भी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये दोनों कार्बन स्टेबल हो गए और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन और कार्बन के बीच बना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो द बॉन्ड which is formed after sharing of electrons between two atoms is called covalent bond। means covalent bond क्या है? तो वैसे बॉन्ड जो कि किसी भी 2 एटम्स के बीच में बनते हैं। कब बनेंगे? तो जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तब। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पे जो बॉन्ड बनेंगे उनको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 1। एक दूसरे हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 1। अब इस हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 कहाँ रहेगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा। और
फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं और से क्या करेगा तो शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का। मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लिया है, तो एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना बॉन्ड बना लिया। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस हाइड्रोजन के पास भी वही सेम सिचुएशन होगा। वो क्या, तो इस हाइड्रोजन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन और बगल वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए और इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा 2 हाइड्रोजन, और वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे हैं, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके पास और उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहाँ पे जो लाइन हम लोग देंगे वो होगा एक, और इसको हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड के नाम से। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्डिंग बन रहा है, और वो बॉन्डिंग क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाला हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो H और H था वो मिलकर के बना रहा था H2 मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो एक ऑक्सीजन एटम, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए 2, सेकेंड ऑर्बिट में बच गए 6, तो दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से एक दूसरा ऑक्सीजन भी होगा जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हर एक ऑक्सीजन को चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके लिए वो क्या करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अब इस ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग बनेगा वो होगा यहाँ से ऐसे, और इस ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग बनेगा वो होगा यहाँ से ऐसे। अब दोनों सिचुएशन में इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो घेरा बना, इसमें 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये स्टेबल हो गया। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच। अब कितने बॉन्ड बने, तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लाइन देंगे वो होगा 2, और बनेगा यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, और ये हमको मिलेगा कौन सा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। अगला एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन एटम है, जो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5। अब उसको चाहिए थे 8, मतलब उसको अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। वो किसी दूसरे नाइट्रोजन से कांटेक्ट करेगा और उस नाइट्रोजन के पास भी क्या होंगे, तो अगले नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो यहाँ पे लेते हैं एक दूसरा नाइट्रोजन एटम जिसके पास भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि खुद का 5 और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन का यूज करके और अपना एक स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे गोल राउंड कर दिए। तो इस नाइट्रोजन के पास आ गया 1 2 + 3 5 एंड 3 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नाइट्रोजन की। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 + 3 5 और +3 8, तो ये नाइट्रोजन भी अब स्टेबल हो गया। अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना वो कितना हुआ, तो वहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे बना ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि N2 मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, तो वो कितना होगा, तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे वो सारे एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम थे जो कि आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स या फिर नाइट्रोजन के 2 एटम्स। अब समझते हैं कि कार्बन कैसे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शन करता है, मतलब कि वो कैसे बॉन्डिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
तो आप लोग मीथेन का नाम सुने होंगे। मीथेन क्या है? तो एक बायोगैस का टाइप है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं कि इसका बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो हम लोग एक कार्बन एटम लेते हैं जिसमें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेंगे, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब कि के सेल फर्स्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? तो अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन 1 है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो हाइड्रोजन उसके साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट था वो फुलफिल हो गया, मतलब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी वैसे ही सेम सिचुएशन होगा और यहाँ भी, मतलब कि इन चारों जगह पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन अपने क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और हाइड्रोजन खुद में स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन की, देखते हैं कि कार्बन स्टेबल हुआ कि नहीं। तो कार्बन का खुद का 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 4 हो गए 8, मतलब कि अब ये कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। कार्बन का काउंट करते हैं तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग बना वो था CH4 का, और यहाँ पे जो बॉन्ड का टाइप है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल और उसी तरह का एक दूसरा CH4 और दूसरा CH4, मतलब मीथेन का एक मॉलिक्यूल और मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वो वीक फोर्स होता है। और इसी वीक फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के चलते इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, मतलब वो कम पॉइंट में ही क्या होते हैं, कम अगर थोड़ा सा हीट दें तो वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी कम होता है। और क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं होते, मतलब इनमें कोई भी चार्ज एटम या चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इनको पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, मतलब कि कार्बन कितने ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हम लोग कार्बन के कुछ बेसिक फॉर्म्स को देखते हैं कि कार्बन अलग अलग रूप में जुड़ करके और अलग अलग चीज़ों को बना सकता है। मतलब कि कार्बन में जो प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि अलग अलग तरीके से वो बॉन्ड बना करके और अलग अलग चीज़ों को वो बनाता है। जैसे कि ग्रेफाइट, वो भी प्योर कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि वो पेंसिल का जो बीच का पार्ट जिससे कि हम लोग लिखते हैं वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब एक दूसरा टाइप होता है डायमंड, वो भी प्योर कार्बन का बना होता है, लेकिन ग्रेफाइट और कार्बन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जहाँ की ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, वहीं डायमंड को हम लोग हार्डेस्ट नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं। और एक तीसरा आता है बकमिंस्टर फुलरिन, जो कि कार्बन के 60 एटम्स को एक साथ मिलाने पे बनता है। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन, ये तीनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, मतलब कि इन तीनों में कार्बन का जो एटॉमिक बॉन्डिंग होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो अलग अलग होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहला है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद है डायमंड का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ग्रेफाइट वाले से बिल्कुल अलग है। और तीसरा आता है बकमिंस्टर फुलरिन का स्ट्रक्चर, जो कि इस तरह से एक बॉल के शेप में बना हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ, जो कि कैसे बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अब जैसा भी आप लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स
किसके साथ कहाँ शेयर होंगे, वो जो डायग्राम जो एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सबसे बेसिक है कार्बन, तो हम लोग यहाँ कार्बन को लिख देते हैं। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो होंगे 4। तो हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम लोगों ने यहाँ बना दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन को ले लेते हैं यहाँ। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास इसके इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल करके और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो गया। अब एक दूसरा ऑक्सीजन, वो भी उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा। अब ये ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया। अब कार्बन के पास खुद के थे 4, उसको चाहिए थे टोटल 8, मतलब 8 चाहिए। अब कार्बन खुद का 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर के और ये एक बॉन्ड बना लिया। अब हमारे सामने जो प्रेजेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि कार्बन अपने डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे बनाता है, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है और उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, कैसा बनता है, ये सारे चीज़ हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इसके साथ ही जो कार्बन के नए कंपाउंड्स बनेंगे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर, मतलब कि उसका नाम हम लोग कैसे रखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस पार्ट के आने वाली अगली सारी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें।